गाइस, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू थिंग लाइक मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के डिसऑर्डर। सो सबसे पहले बात आती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता क्या है। सो मेनली जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है वो हमारे बॉडी पोस्चर को, हमारे पूरे बॉडी को फ्रेमवर्क देता है और हमारी पूरी बॉडी को एक बैलेंस बना के रखता है। हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा कौन सा सिस्टम काम करता है? मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। कोई भी जॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं लाइक एल्बो जॉइंट मूव कर रहे हैं, नी जॉइंट को मूव कर रहे हैं, सो उसमें किसका काम हो रहा है? मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का। सो मेनली हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के डिसऑर्डर में कौन कौन से पार्ट्स के डिसऑर्डर पढ़ेंगे? जॉइंट्स के पढ़ेंगे, मसल्स का, बोन का, लिगामेंट एंड द टेंडन्स। सो लेट्स स्टार्ट। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सो सबसे पहले मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन बता दी, हम मेनली इसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सो इन द disorder of skeletal system include, क्या क्या इंक्लूड होगा उसमें? फर्स्ट पॉइंट बोन, हम पढ़ेंगे बोन्स के डिसऑर्डर। सेकेंड वन मसल्स, थर्ड वन जॉइंट्स, आफ्टर दैट ligaments and the last one is the tendons. So mainly हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? बोन्स की, मसल्स की, जॉइंट्स की, लिगामेंट्स की एंड द टेंडन्स की। अब बात आती है कि सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स के डिसऑर्डर, जिसमें मेनली हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं degenerative disorder of joint। सो मेनली आपको देखो पता चल रहा होगा जॉइंट में अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है, इट मींस जो उसके साइन एंड सिम्टम है या फिर आप बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम है, वो मेनली कहाँ पे इफेक्ट करेगा? जॉइंट्स के अंदर। लाइक मेटाकार्पल है, मेटाटार्सल है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है। सो मेनली वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो सबसे पहले हम इसमें कौन सा डिसऑर्डर पढ़ेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब देखो ऑस्टियो का मतलब क्या रहता है? बोन। ऑस्टियो किससे रिलेटेड है? एक बोन से रिलेटेड है। अर्थराइटिस इट मींस जॉइंट की इन्फ्लामेशन होना, और मेनली जो पूरा जॉइंट है उसको टोटली क्या कर देता है? डैमेज। और ये कैसा डिसऑर्डर है? एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर। सो क्या डेफिनेशन होगी? इट इज अ डीजनरेटिव डिसऑर्डर characterized by inflammation and damage of joint। ठीक है, डैमेज करता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट में। अब बात आती है कि मेन जो इसमें जॉइंट है वो कौन कौन से इंक्लूड रहते हैं। सो इसमें इंक्लूड होते हैं नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, मेटाकार्पल जॉइंट, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड मेटाकार्पल जॉइंट। सो ये क्या थी? नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे पहले आपको याद रखना है ये कैसा डिसऑर्डर है? डीजनरेटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस।
सो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस हम देखते हैं इसके कॉजेज। सो मेनली जो कॉजेज हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है मेनली वीमेन्स में पाया जाता है, लाइक मोस्ट कॉमन इन द फीमेल रेदर देन द मेल। It is more common in female than male। नेक्स्ट बात आती है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है। लोकलाइज्ड इट मींस लाइक मेटाकार्पल का जॉइंट है ओनली यहीं पे ही है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड। इट मींस कोई एक लोकलाइज्ड एरिया पे वो प्रेजेंट रह रहा है। जनरलाइज्ड इट मींस ओवरऑल बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो वेट वियरिंग जॉइंट, जहां पे हम मेनली वेट वियर करते हैं जॉइंट, उसको हम बोल सकते हैं वो ज्यादा इसमें इफेक्टेड रहते हैं। सो नेक्स्ट वन, इट इज बोथ लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब एक लोकलाइज्ड एरिया, लोकलाइज्ड जॉइंट पे वो प्रेजेंट है, और जनरलाइज्ड इट मींस ओवरऑल जॉइंट को उसने इफेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट बात आती है इसके कॉजेज की, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। सो सबसे पहला जो इसका कॉज है वो रहता है इंक्रीजिंग एज। इट मींस विद इंक्रीजिंग एज जो जॉइंट हैं, जो बोन्स हैं, वो कैसी होना स्टार्ट हो जाती हैं, वीक, और जो उनका जो स्पेस है, मेनली जो जॉइंट का जो स्पेस है वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये क्या है, कोई जॉइंट है, ओके ये क्या है, उसके बीच का स्पेस है। दिस इज द नॉर्मल जॉइंट। अगर हम बात करें सो नॉर्मल जॉइंट आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, दोनों जॉइंट का, लाइक अगर यहां पे एल्बो जॉइंट है सो यहां की जो बोन्स हैं दोनों, अल्नर और ह्यूमरस जो बोन है, जब वो जॉइंट करती है सो वहां पे एक स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर प्रेजेंट रहता है साइनोवियल फ्लूइड। सो नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें एबनॉर्मलिटी की, लाइक हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, सो उसमें क्या हो जाता है, मेनली जो स्पेस है वो बंद हो जाता है, लाइक वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। सो सॉरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, जो स्पेस है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। लाइक यहाँ पे जो बोन्स, दोनों बोन्स हैं वो क्या कर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। लाइक वो जो जॉइंट है वो बिल्कुल ही टच कर जाएगा और वहां पे हो सकता है फ्रिक्शन, वो जॉइंट टूट भी सकता है और वहां पे हो सकता है इन्फेक्शन। सो ये क्या है, नॉर्मल जॉइंट का स्ट्रक्चर है, और ये है एबनॉर्मल। इट मींस कौन सी कंडीशन अराइज होगी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो सबसे पहला कॉज क्या रहेगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग एज। नेक्स्ट वन, ओवरवेट, या फिर आप बोल सकते हो ओबीज जो पर्सन है उनके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक वो बहुत ही ज्यादा पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ओबीज पर्सन में भी क्या हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। थर्ड वन, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट वन, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक इट मींस अननोन कॉज, लाइक विदाउट कॉज, आपको पता नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ कैसे। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कोई रेपिटेडली क्या कर रहा है, कोई मेडिकेशंस का मतलब मेडिकेशंस को ले रहा है, लाइक रेपिटेडली वो कोई पीसीएम को ले रहा है या फिर कोई डिक्लोफिनेक को ले रहा है, मतलब रेपिटेडली वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन को ले रहे हैं। सो उस केस में भी हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस।
रेपिटेशन ऑफ मेडिसिन्स। नेक्स्ट आती हैं अदर जॉइंट डिसऑर्डर, लाइक पहले से आप बोल सकते हो प्रीवियस में कोई जॉइंट में कोई इंजरी हुई है या ऑलरेडी कोई जॉइंट में डिसऑर्डर प्रेजेंट है, सो उस केस में भी आपको देखने को मिल सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्रीवियस जॉइंट इंजरी। और क्या हो सकता है, मेनली कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से भी वहां पे देखने को, क्योंकि आपको पता है मेनली जो बोन्स है, जॉइंट्स है, उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम और फास्फोरस, तो उनकी कमी की वजह से भी वहां पे देखने को मिल सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। सो ये क्या थे ओवरऑल कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो मेनली गाइज जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, सबसे पहले वहां पे आती है पेन, और पेन मेनली रहती है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, या फिर आप बोल सकते हो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, लाइक कोई वॉकिंग कर रहा है, उस टाइम पे उसको जिस भी जॉइंट में या तो जनरलाइज्ड हो सकता है या लोकलाइज्ड, सो उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पे सीवियर पेन रहेगा। सो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो सबसे पहले क्या रहेगा, पेन ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, या बोल सकते हो ड्यूरिंग वॉकिंग। ड्यूरिंग वॉकिंग वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, पेन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट बात आती है मॉर्निंग स्टिफनेस एट द जॉइंट, और मेनली वो रिलीफ होगा कब, जब वो एक्सरसाइज करेगा। मॉर्निंग स्टिफनेस in the joints relieved by exercises. Next, there is the Harbiden nodes, mainly जो आपके मेटाकार्पल्स जो हैं वहां पे क्या हो जाएंगी, नोड्स बन जाएंगी, गांठ बन जाएगी वहां पे। Harbidens nodes स्पेशली ऑन द हैंड्स, मेनली कहां पे प्रेजेंट रहेंगी, हैंड्स के ऊपर। नेक्स्ट बात आती है क्रेपिटस। जब भी कोई पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो क्या करेगा, जब भी मूवमेंट करेगा जॉइंट्स की, सो वहां पे कड़कड़ की आवाज सुनाई देगी, जिसको हम बोलते हैं क्रेपिटस। क्रेपिटस ड्यूरिंग जॉइंट मूवमेंट। ओके, सो मेनली आपने क्या क्या चीजें देखी, पेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ वॉकिंग आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वन मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, स्टिफनेस होगा यहाँ पे, स्टिफनेस इन द जॉइंट दैट इज रिलीव्ड बाय द एक्सरसाइज। थर्ड वन हार्बिडन नोड्स स्पेशली ऑन द हैंड्स, जो ये हैंड्स के जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे हार्बिडन नोड्स एक गांठ की तरह आपको वहां पे दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है क्रेपिटस ड्यूरिंग जॉइंट मूवमेंट। सो मेन जो साइन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो ये रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, बिकॉज हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली, इसकी इंट्रोडक्शन देख ली, डेफिनेशन देख ली, कॉजेज देख ली एंड साइन एंड सिम्टम भी देख लिए। नेक्स्ट अब आते हैं कि हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन अराइज हो गई है। सो आफ्टर द साइन एंड सिम्टम हम आते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर। सो सबसे पहले हम वहां पे करेंगे हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर द साइन एंड सिम्टम हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो सबसे पहले जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है उसके अंदर आएगी हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन।
सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले चीज आएगी हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में हमने क्या क्या चीजें पूछनी है पेशेंट से, मेनली हमने उसमें पूछना है उसकी डाइट के बारे में, उसका प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, उसको कोई जॉइंट डिसऑर्डर तो नहीं था, और हेरिडिटरी हिस्ट्री लाइक उसकी कोई फैमिली में प्रीवियसली किसी को जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बिकॉज मैंने आपको बताया था कॉजेज में और रिस्क फैक्टर में कि वहां पे ये चीजें हो सकती हैं उस पेशेंट को। नेक्स्ट बात आती है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, सो मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप करोगे इंस्पेक्शन, बिकॉज मैंने आपको बताया जो ये फिंगर्स हैं वहां पे आपको नोड्स दिखाई देंगी, और वहां पे मेनली जब आप उसको टच करोगे सो जो पेशेंट है उसको पेन होगा, टेंडरनेस वहां पे प्रेजेंट रहेगी। सो मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन में आप इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन वहां पे करोगे। इंस्पेक्शन के थ्रू क्या दिखेगा क्या दिखेगा वहां पे आपको, हार्बिडेंस नोड्स। सेकंड वन आप करोगे पाल्पेशन। सो पैल्पेशन के थ्रू आपको क्या दिखेगा वहां पे, टेंडरनेस, टेंडरनेस ऑन द नोड्स। ये तो हो गया हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। सो मेनली जो इन्वेस्टिगेशन है आप वहां पे करोगे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट आप वहां पे करोगे, ईएसआर आप वहां पे चेक करोगे, और लास्ट आता है एक्सरे, जो वहां का ज्वाइंट है उसका लेना है एक्सरे। जब आप एक्सरे करोगे सो मेनली जो ज्वाइंट है वो आपको ऐसा दिखेगा। ओके, सो थर्ड वन क्या है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में मेनली आपने क्या क्या चीजें करनी है, सीबीसी चेक करना है एंड ईएसआर, एंड द लास्ट वन इज द एक्सरे ऑफ ज्वाइंट, या फिर आप बोल सकते हो एक्सरे ऑफ द अफेक्टेड ज्वाइंट, बिकॉज मैंने आपको बताया था जनरलाइज्ड हो सकता है, लोकलाइज्ड हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन आप क्या करोगे वहां पे, एक्सरे ऑफ द अफेक्टेड ज्वाइंट। ओके, सो ये क्या थी ओवरऑल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आफ्टर दैट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा, जो भी ज्वाइंट से रिलेटेड डिफॉर्मिटी होने वाली है पेशेंट को उसको कम करना, और मेन चीज है पेन को रिलीफ करना, बिकॉज मैंने आपको सबसे पहला साइन बताया था वहां पे पेन देखने को मिलती है। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ deformities. Second one, to relieve the pain, to relieve the pain. थर्ड वन हो सकता है आपका वेट रिडक्शन। मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी की वजह से भी वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे किसकी, पेन मैनेजमेंट की, क्योंकि सबसे पहले क्या है, पेन को ही रिलीफ करना है। कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो सबसे पहले आपका कंसर्न होना चाहिए उसकी पेन को रिलीफ करना। सो सबसे पहले आती है पेन मैनेजमेंट। सो पेन मैनेजमेंट में सबसे पहले देते हैं वहां पे डिक्लोफिनेक, और आप बोल सकते हो वहां पे दे सकते हैं एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन, डिक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन। सो ये सारी नर्सेड्स वहां पे पेन मैनेजमेंट के लिए आप दे सकते हो। नेक्स्ट आता है जीआई डिस्टरबेंस के लिए भी आपको वहां पे क्या देना है, एंट एसिड देने हैं, जिसमें आता है पेंटाप्राजोल। सेकंड वन है
जीआई डिस्टरबेंस रिडक्शन के लिए आपको देना है वहां पे क्या, पेंटापैराजोल। और थर्ड वन बात आती है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर भी आपने वहां पे देने हैं, जिसमें आता है रेंटेडिन। सो ये सारी क्या है, पेन मैनेजमेंट, जीआई डिस्टरबेंस से रिडक्शन के लिए। क्योंकि आपको पता है किसी के भी जॉइंट में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो रही है या फिर वो जॉइंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सो जो पेशेंट है वो बेड रिडन हो जाता है। सो उस टाइम पे जो उसका जीआई जो ट्रैक है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो उसी के लिए हमने उसको रिड्यूस करने के लिए वहां पे पेंटाप्रोजोल देना है एंड रेंटेडिन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। सो लास्ट में हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, सो मोस्ट कॉमनली जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसका नाम है ऑस्टियोटोमी। इट मीन्स क्या करेंगे वहां पे, ओपनिंग क्रिएट इन द स्पेस बिटवीन टू बोन्स। क्योंकि मैंने बताया जो आपको पता है जॉइंट दो बोन्स के मिलने से बनता है, सो जो बोन का जो बीच का जो स्पेस है उसमें हम ओपनिंग करेंगे, जो भी वहां पे फ्लूइड है उसको हम वहां पे इरिगेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। सेकंड वन आती है अर्थ्रोप्लास्टी। इट मीन्स जो जॉइंट है जो इन्फ्लेम्ड हो गया है, जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, जिसमें इंजरी हो गई है, उसकी हम क्या करेंगे वहां पे रिपेयर करेंगे, रिपेयर ऑफ जॉइंट। सो ये क्या था ओवरऑल सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो एट द एंड हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में एक साइड हम लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोस एंड दूसरी साइड हम लिखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। सो सबसे पहले डायग्नोज आता है पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। क्योंकि मैं आपको दोनों के बता रही हूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस का डिजीज कंडीशन। सेकंड वन आता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन। वहां पे क्या हो सकता है, अगर वहां पे हो गई है फ्रैक्चर की कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो इन्फेक्शन से पहले आ सकता है वहां पे रिस्क फॉर फ्रैक्चर। रिस्क फॉर फ्रैक्चर रिलेटेड टू डिक्रीज बोन मास एंड डेंसिटी। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस। क्यों? बिकॉज वहां पे बोन वीक हो रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, जॉइंट जो है वो काम करना बंद कर रहे हैं। सो जो उसकी डेली की लिविंग एक्टिविटीज है वो वहां पे पूरी डिटीरियोरेट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। और फोर्थ वन क्या होगा, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। उसको पता नहीं है कि उसको कैसे ट्रीट करना है, घर में उसको कैसे मैनेज करना है। सो मेनली ये आपके डायग्नोसिस रहेंगे किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या हम वहां पे इंटरवेंशन दे सकते हैं। सो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स टू द पेशेंट। एनाल्जेसिक्स वहां पे देने हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड हॉट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट
क्या करना है अगर वहां पे हो गई है फ्रैक्चर की कंडीशन, जो पेशेंट का जो जॉइंट है या फिर जो पेशेंट है उसको कंप्लीटली इमोबिलाइज कर देना है। नेक्स्ट, immobilized lies the patient. Next one, provided या provide vitamin D and calcium supplements. Provide comfort devices. कंफर्ट डिवाइसेस, अगर वहां पे उसको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जॉइंट पेन हो रही है, सो वहां पे आप उसको कंफर्ट डिवाइसेस भी वहां पे दे सकते हो। नेक्स्ट वन आता है प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू रिस्क ऑफ डिफॉर्मिटीज। जो पेशेंट है विद ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके रिगार्डिंग हमने एजुकेशन देनी है कि इन डिजीज कंडीशन की वजह से आप किसी डिफॉर्मिटी का भी शिकार हो सकते हो। सो मेनली ये क्या था, ओवरऑल ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि किसकी डिजीज कंडीशन है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. Thank you for watching and I hope you like the video. Please subscribe this channel. Thank you.